हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 11। लास्ट पार्ट 10 में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आज हम इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट है स्टोक्स लॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। दोनों भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले देखेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के लिए आपको पहले डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, पहले देखेंगे फिगर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक वेसल, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे सपोज दिस इज़ अ ग्लास वेसल, और ग्लास इनसाइड दिस ग्लास वेसल देयर इज़ अ फ्लूइड, इट इज़ विस्कस फ्लूइड। अब विस्कस, नॉन विस्कस फ्लूइड ये अपना लास्ट लेक्चर में ही हुआ है, ठीक है। ये वेसल में क्या है, विस्कस फ्लूइड है। सपोज कीजिए स्पीयर या छोटा सा एक बॉल अगर इसमें फॉल हो रहा है, अब फॉल कर दिया या डाला है, ठीक है, तो ये जो बॉल है इट इज़ फ्रीली फॉलिंग इनसाइड दिस विस्कस फ्लूइड, ओके। तो सपोज this sphere having the radius r is the radius of the sphere. तो according to Stokes law, there is a viscous force acting on this sphere. उस पर क्या कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, विस्कस फोर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय Fv। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये कैसा रहेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r। दिस Fv यानी विस्कस फोर्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v। जो वेलोसिटी से ये स्पीयर इनसाइड द फ्लूइड मूव हो रहा है उस पर डिपेंड रहेगा, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। और दिस Fv दैट इज़ विस्कस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यही है अपना स्टोक्स लॉ। समझ में आया स्टोक्स लॉ क्या है? तो चलो अब रीड करेंगे इसको। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर, विस्कस फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, स्मॉल स्पीयर पे, फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम बोलेंगे, मीडियम कौन सा है, विस्कस मीडियम है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्पीयर। कैसा है वो विस्कस फोर्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्पीयर, इट्स वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। समझ में आया? मेरे साथ एक बार आप भी ये स्टेटमेंट फिर से बोलो। द विस्कस फोर्स Fv एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर r, its velocity v through the fluid and the coefficient of viscosity eta of the fluid, ठीक है। तो समझ में आया ये जो विस्कस फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस r, वेलोसिटी v एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको कलेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है Fv इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nRv, एन नहीं है सॉरी, ईटा Rv। Fv कैसा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा Rv। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाल के इक्वल टू की साइन डालते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। दैट कांस्टेंट कैन बी एम्पिरिकली यानी एक्सपेरिमेंटली यानी निकाला है। तो दैट कांस्टेंट हियर वी टेक द कांस्टेंट 6π को कांस्टेंट लेंगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाल के अब क्या होगा, Fv इज इक्वल टू 6π ईटा Rv। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन या एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दिस स्पेरिकल मीडियम। समझ में आया? बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। इसको आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करिएगा इसकी, तो समझ में आया ये कैसा है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ स्टेट किया है इन 1845 में सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने, ठीक है। और ये लॉ क्या दे रहा है, दिस लॉ गिव्स विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम। समझ में आया ये लॉ क्या है? तो ये जो विस्कस फोर्स है वो कैसा रहेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर मूविंग इनसाइड द फ्लूइड एंड
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेना है, 6 पाई। सो वी गेट विस्कस फोर्स FV इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ओके, समझ में आया स्टोक्स लॉ। तो चलो फिर ये हो गया स्टोक्स लॉ, और 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। यही अपनी नोट्स है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और मैं सब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट के तरफ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना टर्मिनल वेलोसिटी का, बट बिफोर दैट ये स्टोक्स लॉ पे हम पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर न्यूमेरिकल को रीड करती हूँ। देखो न्यूमेरिकल पहले रीड करते करते ही गिवन लिखना है। अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 मिलीमीटर। स्टील बॉल है, रेडियस क्या है उसका गिवन लिखती हूँ पहले मैं। R इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर है स्टील बॉल का रेडियस। ठीक है, इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट अ टाइम t। ठीक है, कैसा फॉल हो रहा है, विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट अ टाइम t थ्रू अ ट्यूब फिल विथ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से भरा हुआ ट्यूब है, उसमें ये स्टील बॉल फॉल हो रहा है, और वेलोसिटी क्या है फॉलिंग की, 2 मीटर पर सेकंड, और ग्लिसरीन से भरा हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है ग्लिसरीन की। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम में, 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम। तो विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय, अभी हमने देखा FV निकालना है विस्कस फोर्स। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। तो अब चलो सॉल्व करेंगे इसको। अब रेडियस जो है वो मिलीमीटर में दी है, उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। इट इज़ 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो चलो अपना फॉर्मूला क्या है विस्कस फोर्स का, उसको राइट करते हैं। FV इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। सब के वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 इंटू ईटा की वैल्यू है 0.833 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻³ ओके, देन ये हो गया R, और V की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, 6 2 12 और 0.3, एंड ये सपोज ये हो गया 3.6 इंटू 3.142 इंटू 0.833 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.422 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल। समझ में आया। तो ये एग्जांपल बहुत ही इजी था, और फॉर्मूला था अपना विस्कस फोर्स का। तो ये ऐसे इजी 2 मार्क्स के लिए एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टर्म के लिए पे जाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ये सब टर्मिनल वेलोसिटी की थ्योरी आपको दिखाई दे रही है। तो पहले डायग्राम को समझेंगे, क्या है डायग्राम। देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, अगेन देयर इज अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। इट इज़ फ्रीली फॉलिंग इनसाइड दिस विस्कस फ्लूइड। ये जो वेसल में यहाँ पे क्या है, इट इज़ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, ये वेसल भरा हुआ है विस्कस फ्लूइड से, और उसमें अगेन ये स्पेरिकल बॉडी फॉल हो रही है। तो ये फॉल होते हुए उसको 3 टाइप्स के फोर्सेस उस पर एक्ट होंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के फोर्सेस कौन से हैं। फर्स्ट फोर्स है, पहला फोर्स है विस्कस फोर्स। पहला फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय FV, अभी हमने देखा। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स रहेगा, विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स कैसा रहेगा, आपने देखा है, अगर आप बॉल अगर नीचे जा रहा है कोई भी लिक्विड में, तो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे करता है। तो जो विस्कस फोर्स है, इट एक्ट्स इन कैसे डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। विस्कस फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैंने एरो ऐसे दिखाया है अपवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, सेकेंडली अब
यहाँ पे मैं दूसरे स्क्रीन पे अच्छे से बताती हूँ। देखो यहाँ पे अपनी डायग्राम फिर से मैं निकालती हूँ कि ये अपना वेसल है, इसमें क्या है, विस्कस फ्लूइड है और दिस इज़ अ स्पेरिकल बॉडी। ओके, ये स्पेरिकल बॉडी है। तो अब क्या हो रही है, ये फ्रीली फॉल हो रही है इनसाइड दिस विस्कस फ्लूइड। इसके ऊपर 3 टाइप्स के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या है, इट इज़ Fv। और वो कैसा एक्ट हो रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम में आपको ऐसा, यहाँ पे भी एरो ऐसा दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे डाउनवर्ड स्टाइल है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, इट इज़ Fv। कैसा है, इट इज़ एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज विस्कस फोर्स। सेकेंड फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ डिनोटेड बाय, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय Fg। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो और उसका वेट भी बोल सकते हो। वेट इट इज़ डिनोटेड बाय mg। तो कैसा है ये, वर्टिकली। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसलिए ये जो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ Fg। ओके, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज़ नोन एज, थर्ड नंबर का फोर्स, दैट फोर्स इज़ नोन एज बोयंट फोर्स। ठीक है, यू साइलेंट है यहाँ पे, बोयंट फोर्स। और उसको ही बोलते हैं, दूसरा नाम उसका है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी क्या है, ये देखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय Fu। अपथ्रस्ट यानी क्या है कि एक ऐसा फोर्स है, इट इज़ अपवर्ड फोर्स है। कैसा, पहले तो ये फोर्स कैसा है, अपवर्ड फोर्स है। और इट इज़ एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है, किसके ऊपर, फ्लूइड एक्सर्ट करता है एंड इट अपोजेस द वेट ऑफ पार्शली और फुल्ली इमर्स बॉडी। ठीक है, समझ में आया क्या, ये फोर्स क्या है, अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी को अपोज कर रहा है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी यानी कहाँ पे है वेट ऑफ द बॉडी, तो इनसाइड द फ्लूइड। ठीक है, जो इमर्स हो रही है या डूबी हुई है इनसाइड द फ्लूइड। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको मालूम है कि अगर आपने एक फुल वाटर से भरा हुआ एक लिक्विड लिया, एक वेसल लिया, और सपोज आपने क्या किया, एखादा ऑब्जेक्ट या एखादा बॉल उसमें छोड़ा, तो क्या होगा, वाटर जो है स्पिल्स आउट ऑफ द वेसल। ये आपको तो मालूम है। तो ये जो वाटर है कितना बाहर आएगा, तो ये अंदर जाने के बाद में ये स्पीयर ने जितना वेट लॉस किया है, ठीक है, तो सपोज लॉस ऑफ वेट ऑफ स्पीयर इट इज़ इक्वल टू, ये जो पानी को अगर मेजर करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। समझ में आया। अब सपोज़ कीजिए ये इसका वेट अगर 2 ग्राम का ये बॉल लिया मैंने, और अगर अंदर जाने के बाद में सपोज़ उसका वेट अब अंदर जाने के बाद में 1.5 हो गया, तो यहाँ पे जो वाटर बाहर आएगा अंदर जाने के बाद में, तो इसने कितना वेट लॉस किया है, 0.5 इतना वेट लॉस किया। तो अगर ये वाटर को मेजर करेंगे तो इसका भी वेट कितना आएगा, 0.5। समझ में आया। तो ये जो है इस पे ही जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। समझ में आया। अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स कैसा है, इट इज़ यहाँ पे मैं लिखती हूँ बॉयंट फोर्स, इट इज़ अपवर्ड फोर्स। कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। पहले तो ये याद रखो, ठीक है। और कौन एग्जर्ट कर रहा है, एग्जर्टेड बाय अ फ्लूइड। ठीक है, कौन एग्जर्ट कर रहा है, फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा है। देन क्या कर रहा है वो, इट अपोजेस, किसको अपोज कर रहा है, अपोजेस द वेट ऑफ
वेट ऑफ बॉडी, कौन सी भी, अगर फुल्ली इमर्स हो या पार्शली इमर्स हो, कोई भी बॉडी ले सकते हो। यहाँ पे फुल इमर्स है यानी फुल डूबी हुई बॉडी है, तो वेट ऑफ इमर्स बॉडी लिखेंगे, इमर्स्ड बॉडी। ओके, समझ में आया। अपथ्रस्ट फोर्स यानी और बॉयंट फोर्स यानी क्या है, इसको बॉयंट बोलेंगे, यू साइलेंट है। बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स यानी क्या है, समझ में आया कि इट इज़ फोर्स, ऐसा अपवर्ड फोर्स है। कौन एग्जर्ट कर रहा है, फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, इट अपोजेस द वेट ऑफ इमर्स बॉडी, वेट को अपोज कर रहा है वो। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड कौन से फोर्स है, दो फोर्सेस है, एक तो ये विस्कस फोर्स भी अपवर्ड है और बोयंट फोर्स भी अपवर्ड है। ठीक है, दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना आएगा, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स जो है या नेट फोर्स बोलेंगे, नेट फोर्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नेट फोर्स कैसा रहेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों फोर्स कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों एफ वी और एफ यू फोर्स कैसे दिख रहे हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स एफ जी, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन अलग आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है इसका अपोजिट साइन निकालती हूँ। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से है, एफ वी, और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, इसलिए माइनस एफ यू। समझ में आया ये क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द वेलोसिटी, इनके वजह से जो बॉल अंदर जा रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया क्या, ये बॉल पे कितने फोर्सेस एक्ट होंगे, देर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी और बॉल, 3 फोर्सेस कौन से है, एफ वी, एफ यू एंड एफ जी। एफ जी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट एम जी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कैसा है वो, एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। विस्कस फोर्स कैसा है, एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और थर्ड फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, दैट इज़ नोन एज बोयंट फोर्स। बोयंट फोर्स को ही क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसा है, इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स क्या है, ये भी हमने देखा है कि इट इज़ अपवर्ड फोर्स। कैसा है, कौन एक्ट कर रहा है, किसकी वजह से है वो फोर्स, फ्लूइड की वजह से है, और वो क्या कर रहा है, इट अपोजेस द वेट ऑफ इमर्स बॉडी, वेट को, बॉडी के वेट को अपोज कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 फोर्सेस, ये जो नेट फोर्स अपने को मिला है, नेट फोर्स कैसा है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एफ जी, एफ वी एंड एफ यू, 3 फोर्स को। तो यहाँ पे एफ जी प्लस ये 2 फोर्सेस है। ठीक है, बट 2 फोर्सेस कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है कि एफ जी प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ वी माइनस एफ यू। ओके, तो इसको अगर निकालेंगे बाहर, एफ जी प्लस एफ वी माइनस एफ यू, ऐसा, ये एफ जी माइनस, ये दोनों अपोजिट साइड में है ना, माइनस चाहिए यहाँ पे प्लस, तो एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू, ऐसा अगर करने के बाद में अपने को मिलता है एफ जी माइनस एफ वी माइनस एफ यू। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया है, देखो जाएंगे अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ओके, तो इसको समझ में आया ना आपको क्या है, तो देर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्पेरिकल बॉल, और इसके तीनों फोर्स की वजह से नेट फोर्स आपको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे प्लस साइन भी आपको दिखाई दे रही है, तो कैसा है नेट फोर्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेट फोर्स, इट इज़ इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्या है डाउनवर्ड फोर्स, एफ जी, डाउनवर्ड फोर्स एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट साइन, एफ जी डाउनवर्ड है तो ये दोनों क्या है, अपवर्ड साइड में है। ठीक है, अपवर्ड इंडिकेट कर रहे हैं फोर्स, एफ जी माइनस, अब इसको ओपन करेंगे, एफ वी माइनस एफ यू। ओके, समझ में आया, तो दिस नेट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द वेलोसिटी,
वेलोसिटी को इंक्रीज करने में ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स, ये दो फोर्सेस कैसे हैं? बोथ आर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो बॉयंट फोर्स है, बोथ आर कैसे है? बोथ आर कांस्टेंट, एफ जी एंड एफ यू बॉयंट फोर्स। अब एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास ऑफ स्पेरिकल बॉल कांस्टेंट ही रहने वाला है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहने वाला है। और एफ यू अभी हमने देखा, इट इज़ द अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या है? जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है और विच अपोजेस द वेट ऑफ पार्शली इमर्स बॉडी। ठीक है, तो ये भी दोनों भी कैसे रहेगा? वो दोनों में कुछ चेंज नहीं आने वाले, तो दोनों भी फोर्स कैसे रहेंगे? ये दोनों भी फोर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो फिर सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में होगा? तो इंक्रीज होगा दिस विस्कस फोर्स। सब ये विस्कस फोर्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है। कौन सा? एफ जी और एफ यू जो फोर्स है, बोथ आर कांस्टेंट। सो हियर ओनली देयर इज वन फोर्स नोन एज एफ वी, विस्कस फोर्स, विच इज़ इंक्रीज। ये इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे जैसे ये बॉल अंदर जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एफ वी यानी विस्कस फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो वेलोसिटी है, आप देखेंगे पहले कभी भी बॉल इनसाइड अगर फॉल होने के बाद में फ्लूइड में फर्स्ट फास्टली जाएगा और बाद में यानी एक्सेलरेटेड रहेगा उसका मोशन, और बाद में क्या होगा कि इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऐसी स्टेज रीच होगी कि जिसमें जो ये फोर्स है, ये नेट फोर्स क्या बन जाएगा? ये नेट फोर्स इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी, ये बॉल आप करके देखिएगा, पहले पहले फास्टली जाता है, फिर अंदर अगर जाते जाते वो कैसी वेलोसिटी लेता है? कांस्टेंट वेलोसिटी लेता है। पर ये सब जो डिस्कशन चालू है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है। इसको याद रखिएगा कि ये सब डिस्कशन जो चालू है ये कौन से फ्लो के लिए है? स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी स्टेडी फ्लो के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर कौन सा फ्लूइड चाहिए? विस्कस फ्लूइड चाहिए। वाटर के अंदर नहीं है, ये विस्कस फ्लूइड चाहिए। वेसल के अंदर कौन सा फ्लूइड है? विस्कस फ्लूइड है। इनको याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आया? तो एफ वी, ये दोनों फोर्सेस एफ जी और एफ यू कॉन्स्टेंट रहने के वजह से एफ वी इंक्रीज़ होगा। एफ वी इंक्रीज़ होना है तो किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है? तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए एफ वी यानी विस्कस फोर्स इंक्रीज़ होगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो नेट फोर्स जो है, यानी ये पूरा फोर्स लगा हुआ जो स्पेरिकल बॉल पे, ये ज़ीरो हो जाएगा और अपनी वेलोसिटी कैसी रहेगी? इट इज़ कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया? यही कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। ये सब थ्योरी है टर्मिनल वेलोसिटी की। ठीक है, तो अब देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले देखते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो कंटेनर है इसमें कौन सा फ्लूइड है? विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, पहले एकदम से डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, पहले समझ लेते हैं। अभी टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना तो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो फ्लूइड है, ये कौन सा है? विस्कस फ्लूइड है, और इसमें कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्ट हो रहा है? विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है? पहले पहले ये बॉडी कैसे इनिशियली एक्सीलरेटेड यानी फास्टली जाएगी, और कुछ देर बाद उसके, और इसमें अगर फास्ट जाते समय उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी भी इंक्रीज़ रहेगी, और कुछ देर बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया क्या फिर? कि इफ़ द स्पेरिकल बॉडी और स्पीयर फॉल्स इनसाइड द विस्कस फ्लूइड, अ
विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कौन सा फोर्स एक्ट होगा? विस्कस फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों कैसे रहेंगे? ये दोनों फोर्सेस दे बोथ आर कांस्टेंट रहेंगे ना। तो कौन सा फोर्स एक्ट रहेगा? सिर्फ विस्कस फोर्स ही एक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बोलेंगे कि व्हेन द एनी स्फेरिकल बॉडी falls inside the viscous fluid, then it experiences a viscous force. ठीक है, and initially the body moves और बॉडी ट्रैवल वेरी फास्ट और एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा बॉडी का विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? इंक्रीज होगी फर्स्टली इनिशियली। ठीक है, ये कब होगा? इनिशियली, पहले पहले। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी भी इंक्रीज रहेगी, बट एक ऐसी स्टेज आएगी कि एट दैट स्टेज नेट फोर्स जो है वो कैसा रहेगा? इट इज़ ज़ीरो। और वेलोसिटी कैसी रहेगी? इट इज़ कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। उसको ही क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। अब अपने डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अब आपको डेफिनेशन इजी जाएगी, मेरे साथ आप भी बोलो। व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करेंगे? विस्कस फोर्स। ठीक है, द मोशन ऑफ द बॉडी इज इनिशियली एक्सेलरेटेड, फास्टली जाएगी, एंड इट्स वेलोसिटी बिगिंस टू इंक्रीज, और उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अ स्टेज इज रीच, एक ऐसी स्टेज आएगी कब? व्हेन नेट फोर्स बिकम्स ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा, एंड स्फेरिकल बॉडी अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। स्फेरिकल बॉडी सॉफ्टली जाएगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई देगी, तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ो। व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स। द मोशन ऑफ द बॉडी इज इनिशियली एक्सेलरेटेड एंड इट्स वेलोसिटी बिगिंस टू इंक्रीज। A stage is reached when the net force becomes zero and spherical body attains a constant velocity called as terminal velocity. ओके, समझ में आई? तो ये डेफिनेशन आपके बुक में नहीं दी है, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखेंगे, एक्सप्रेशन चालू हो गया। एक्सप्रेशन अगर पूछा 3 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है, तो एक्सप्रेशन में डायग्राम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ अ डायग्राम, पर हर एक एक्सप्रेशन में अगर बुक में डायग्राम है तो आपको डायग्राम निकालनी कंपलसरी रहती है। हाफ मार्क रहता है डायग्राम को, और ये डेफिनेशन को भी हाफ मार्क्स रह सकता है, इसको भी हाफ या 1 मार्क्स रह सकता है। ठीक है, तो डायग्राम डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है एक्सप्रेशन में भी। ठीक है, और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी लिखना ज़रूरी है। तो डायग्राम में ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्फेरिकल बॉल और स्फेरिकल बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? सपोज r इज़ द रेडियस ऑफ द ये बॉल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द बॉल। एंड एम इज़ द, आर क्या है? रेडियस है, एंड एम इज़ द मास ऑफ द बॉल। एम क्या है? मास ऑफ द स्पीयर बोलेंगे, मास ऑफ द स्पीयर। रो क्या है? रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्पीयर। रो इज़ डेंसिटी ऑफ द स्पीयर। सिग्मा लेंगे, ये जो फ्लूइड है उसके डेंसिटी अब सिग्मा लेंगे, क्योंकि क्या है? रो तो डेंसिटी ऑफ स्पीयर की ले ली, अब सिग्मा क्या है? इट इज़ डेंसिटी ऑफ, ये जो मीडियम बोलेंगे उसके अंदर कुछ भी रह सकता है, तो इट इज़ मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच बॉल फ्लोज। ठीक है, बॉल फ्लोज, मूव बोलेंगे, बॉल मूव हो रहा है। ठीक है, और ईटा क्या है? ईटा इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ये समझ में आया? ये टर्म्स कंसिडर करने हैं आपको। ठीक है, तो ये जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है, इसके ऊपर जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है एक्टिंग ऑन द स्पीयर, आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर, इट इज़ बैलेंस बाय द टोटल अपवर्ड फोर्स। दो, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये टोटल अपवर्ड फोर्स। ठीक है, एक्टिंग ऑन द स्पीयर। समझ में आया? तो सो वी गेट टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स को मेंटेन कर रहा है या बैलेंस कर रहा है, इट इज़ इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स।
ठीक है, समझ में आया कि डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी हाफ मार्क्स रहता है। ठीक है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ओके, तो इसको अब सॉल्व करेंगे ये एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो यही सब जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो ही आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ, ये 7 नंबर का पॉइंट देखो, द टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर इज बैलेंस बाय द टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे आएगा अभी टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब यहाँ से एक्सप्रेशन मैं खुद ही सॉल्व करके आपको बताती हूँ, यानी आपको समझ में आएगा। आप मेरे साथ इसको राइट डाउन करो। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इट इज़ इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ठीक है, टोटल अपवर्ड फोर्स। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्या है? mg, वेट ऑफ स्पीयर, इट इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, वेट ऑफ स्पीयर mg है। अब टोटल अपवर्ड फोर्स कौन से थे? 2 है। फर्स्ट है विस्कस फोर्स था, विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय Fv। एंड सेकेंड फोर्स कौन सा था अपना? बोयंट फोर्स। ठीक है, तो बोयंट फोर्स इट इज़ डिनोटेड बाय Fu। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आया। अब वेट ऑफ द स्पीयर mg है। m क्या है? मास ऑफ द स्पीयर है। मास का फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब स्पीयर है, स्पीयर का वॉल्यूम क्या रहता है? 4/3 पाई, रेडियस है r क्यूब, ये रहता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो मास के लिए क्या लिखेंगे फिर? 4/3 mg है ना, तो m का क्या लिखेंगे फिर? 4/3 पाई r क्यूब रो। ठीक है, और g। ओके, ये समझ में आया। mg में से m लिखा हमने, 4/3 पाई r क्यूब रो इतना लिखा, और g वैसे ही। ठीक है, Fv इज़ नोन एज विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स की अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या है वैल्यू? 6 पाई ईटा r इंटू v। ठीक है, अब बॉयंट फोर्स कैसा रहेगा? तो बॉयंट फोर्स यानी अगेन इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर, अब एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए फ्लूइड की डेंसिटी चाहिए वहाँ पे। तो फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? इट इज़ सिग्मा। तो ये बॉयंट फोर्स कैसा रहेगा? सेम मास इनटू जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वही रहेगा, पर यहाँ पे कैसा लेना है? ये जो मास है अगेन 4/3 पाई r क्यूब है, और यहाँ पे जो लेना है रो लिया है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ स्पीयर है। पर बॉयंट फोर्स में फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है। तो दिस रो इज़ रिप्लेस बाय सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम चाहिए। ये फ्लूइड या मीडियम एक्सर्ट कर रहा है ना, ये जो फोर्स है बॉयंट फोर्स, तो इसलिए अब मीडियम की डेंसिटी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 4/3 पाई r क्यूब रो है ना, तो रो की जगह आएगा सिग्मा इंटू जी। समझ में आया ये दो। अब यहाँ पे जो 4/3 वाले टर्म्स एक साइड पे करती हूँ, और 6 पाई ये ईटा आर वी इज इक्वल टू, अब क्या होगा? ये दोनों 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी माइनस हो जाएगी ये टर्म, ये साइड जाने के बाद में 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, जी कॉमन है दोनों में, 4/3 पाई r क्यूब जी कॉमन है, तो क्या बचता है? सिर्फ अंदर ब्रैकेट में सिग्मा रो माइनस सिग्मा, इतना ही बचता है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या अपनी आई थी, देखो टर्म लास्ट वाली, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी ऐसा आया था ना, मैं फिर से लगे तो लिखती हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू रो नहीं, सॉरी यहाँ पे सिग्मा चाहिए था, रो नहीं चाहिए, यहाँ पे सिग्मा जी।
ओके, तो यहाँ पे 4/3 को कॉमन निकालेंगे, पाई को कॉमन निकालेंगे, आर क्यूब को कॉमन निकालेंगे, जी को कॉमन निकालेंगे, फिर क्या बचता है, सिर्फ सिग्मा रो बचता है यहाँ पे सिग्मा, तो रो माइनस सिग्मा। ओके, तो ये हो गया। अब इट इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो ईटा की वैल्यू निकालने से पहले वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आएगी, बाकी ये सबको ये साइड ट्रांसफ़र कर दो, क्या आएगा फिर 4/3। देखो ये वैसे के वैसे 4/3 पाई आर क्यूब रो सिग्मा, सॉरी आर क्यूब जी चाहिए यहाँ पे, सिग्मा रो माइनस सिग्मा। अब ये सब यहाँ पे जाने के बाद में मल्टीप्लाइड बाय 1/6 पाई ईटा आर। ओके, पाई कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब आर क्यूब ये आर गया, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, तो क्या बचता है नीचे सिर्फ, ऊपर v इज इक्वल टू 2, ये 2/9, ठीक है, 2/9 हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर ही रहता है, ऊपर आर स्क्वायर जी सिग्मा, सॉरी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीचे ये ईटा ही बचा है, ईटा। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, कौन सा एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस एक्सप्रेशन गिव्स, आप मेरे साथ लिखो ये, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पीयर। ओके, समझ में आया? अब इसके ऊपर से ईटा का भी इक्वेशन निकालेंगे। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिर्फ ये ईटा यहाँ पे जाएगा, v उसके जगह आएगा ना। देखो ईटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय v। ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स, दिस इक्वेशन गिव्स कोएफिशिएंट ऑफ, क्या देता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। ओके, समझ में आया? क्या है करना है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट टोटल अपवर्ड फोर्स किया। उसके बाद में हमने ये देखो, फिर से पीछे जाएंगे, देखो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स करने के बाद में क्या किया है कि जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg था, m की जगह क्या आएगा, देखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रहता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी ऐसा आया। विस्कस फोर्स रहता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी, और बॉयंट फोर्स फ्लूइड की वजह से या मीडियम की वजह से रहता है, तो मीडियम की डेंसिटी यहाँ पे ली है सिग्मा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो अब 4/3 पाई आर क्यूब वाले टर्म एक साइड में लिए हैं, तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब रो आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या किया है, 4/3 पाई आर क्यूब जी को कॉमन निकाला है, वी गेट सिग्मा रो माइनस सिग्मा इनसाइड द ब्रैकेट, और उसको सॉल्व किया है तो अपने को मिला है v की वैल्यू क्या है, 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू ब्रैकेट, ये क्या मिली है, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ओके, तो ये दिस एक्सप्रेशन गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर, एंड यही इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की भी वैल्यू निकाली है, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन v। दिस इज द इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। समझ में आया ये एक्सप्रेशन? तो आप ये जो स्टेप्स है, कुछ बाकी के स्टेप्स आप इसको लिख लो पूरा, ठीक है? समझ में आया ये स्टेप्स कैसा सॉल्व करना है? तो ओके, चलो फिर ये नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल को रीड करती हूँ, फिर ये रीड करने के बाद में रीड करते करते उसका गिवन लिखेंगे। ओके, देखो क्या है, अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड।
एक स्पेरिकल ड्रॉप है, ऑयल में फॉल हो रहा है, उसका कांस्टेंट स्पीड कितना है, स्पीड यानी v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है इन स्टेडी एयर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अब क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस को कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप को कैलकुलेट करना है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, कितनी है डेंसिटी, रो इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल दी है। डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर भी दी है, तो डेंसिटी ऑफ द एयर कितनी है, इट इज़ इक्वल टू डेंसिटी। अब ये डेंसिटी जो है सेकंड वाली डेंसिटी लेंगे, तो ये सेकंड वाली डेंसिटी जो है वो सिग्मा, ये पहली वाली डेंसिटी को सिग्मा बोलेंगे क्योंकि मीडियम की डेंसिटी दी है ना, मीडियम की डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं। और ये जो है नेक्स्ट डेंसिटी दी है एयर की, इट इज़ 1.0। ओके, तो ये हो गया, नहीं डेंसिटी ऑफ एयर है तो इसको ही रो बोलेंगे और इसको सिग्मा बोलेंगे। ओके, इसको रो बोलेंगे, इसको सिग्मा बोलेंगे। 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज डिनोटेड बाय ईटा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁴ पॉइज। ठीक है, ये सब CGS यूनिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और G की वैल्यू लेनी है, G इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है डेंसिटी की, तो देखो द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की वैल्यू जो दी है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल जो है वो कैसा दिया है, इट इज़ इक्वल टू 0.9 ग्राम ऐसा दिया है ना। और तो ये है मीडियम, तो इसको लेंगे सिग्मा। और जो डेंसिटी ऑफ द एयर ये है जिसमें वो ड्रॉप है, तो यानी ये ड्रॉप की डेंसिटी है जिसमें से वो आ रहा है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय रो। ओके, तो अब क्या निकालना है, आर। अब यहाँ पे आप v का भी एक्सप्रेशन ले सकते हो, v का भी इक्वेशन ले सकते हो। अब v इज इक्वल टू क्या है, या ईटा का भी ले सकते हो। v इज इक्वल टू 2/9 इंटू ब्रैकेट r स्क्वायर g इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ओके, अपने को निकालना है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू अगर निकाल दी है तो क्या आएगा फिर, r स्क्वायर है यहाँ पे, r स्क्वायर की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 9 ईटा v अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा, सबको ट्रांसफ़र कर दिया g। ठीक है, r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि ये 9 ईटा v अपॉन ट्वाइस रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ऐसा आएगा। अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगा देखो, सब्सटीट्यूट करने के बाद में 9 जी की वैल्यू क्या है, ये 9 है, 9 इंटू ईटा की वैल्यू क्या है, सॉरी ईटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁴ दी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस सिग्मा, रो इज़ 1 माइनस सिग्मा इज़ 0.9 इंटू जी 980। ओके, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद में ये आपको दिखाई देगा 2 और यहाँ पे ये 9, यानी ये 9 इंटू 4 ये भी बच गया ना, v की वैल्यू लिखनी बच गई, तो v की वैल्यू क्या है, इट इज़ 4। ओके, 9 4 ज़ा 36 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, अभी इसकी अगर वैल्यू आप पूरा सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू आपको मिलेंगी 0.574 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आपको करना है। देखो मैंने सिर्फ आपको समझा के दिया है, तो ये कैलकुलेशन करो आप, क्या आंसर आएगा 0.574 सेंटीमीटर। सभी अब यूनिट जो है वो सभी CGS यूनिट है, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया है उसको। ठीक है, समझ में आया? तो आज तक जितना हुआ, यानी आज 2 कॉन्सेप्ट हुए, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुए, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के। इसके आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, इसको रीड करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपने हैंड राइटिंग में लिखो, तब ये पक्के हो जाएंगे। ओके, आज के दिन इतना ही करते हैं। तब तक के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।